गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू की ज्योग्राफी का जनसंख्या वृद्धि जो चैप्टर है उसका थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। भारत के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि हुई उसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुदुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुई। केरल में न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में भी निम्नतम वृद्धि दर दर्ज की गई है। देश के उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों को एक सतत पेटी में दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। इस पेटी के राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में औसत वृद्धि दर 20 से 25% रही, यानी इन राज्यों में वृद्धि दर अधिक रही है। वर्ष 2001 से 11 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 1991 से 2000 की तुलना में 2001-11 में दशकीय वृद्धि दर कम रही। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% तक, महाराष्ट्र में सर्वाधिक 6.7% तक गिरावट थी। तमिलनाडु 3.9% तथा पुदुचेरी 7.1%। पिछले दशक की तुलना में 2001-11 में कुछ वृद्धि दर्ज की गई। अपने अपने राज्य के चुने हुए जिलों की कुल पुरुष और स्त्री जनसंख्या में संबंधित जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़ों को लीजिए और उन्हें संयुक्त दंड आरेख की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर ये आपने अपने राज्य या अपने राज्य से अपने ज़िले के पुरुष और महिला जनसंख्या संबंधित आंकड़े एकत्र करके और उनको हमने दंड आरेख, संयुक्त दंड आरेख है, उसकी सहायता से उसको दर्शाना है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसके किशोरों की वृद्धि है। वर्तमान में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग का अंश 20.9% है, जिसमें 52.7% किशोर और 47.3% किशोरियाँ सम्मिलित हैं। किशोर जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त युवा जनसंख्या समझी जाती है, यदि उन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शित और दिशा निर्देशित न किया जाए तो वे काफ़ी सुभेद्य भी होते हैं। जहाँ तक इन किशोरों का संबंध है, समाज के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, जिनमें से कुछ विवाह की निम्न आयु, निरक्षरता, विशेषतः स्त्री साक्षर निरक्षरता, विद्यालय विरत छात्र, पोषकों की निम्न ग्रहता, किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर, HIV एड्स के संक्रमण की उच्च दरें, शारीरिक और मानसिक अपंगता अथवा मंदता, औसत दुरुपयोग और मदिरा सेवन, किशोर अपचार और अपराध करना इत्यादि। ये किशोरों की प्रमुख समस्याएं बताई गई है। क्या क्या समस्याएं? इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने किशोर वर्गों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नीतियां बनाई ताकि उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन और उपयुक्त उपयोग किया जा सके। राष्ट्रीय युवा नीति एक ऐसा उदाहरण है जिसे हमारी विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास की देखरेख हेतु अभिकल्पित किया गया है। राष्ट्रीय युवा नीति क्या है? राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई, जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्र के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
राष्ट्रीय युवा नीति 2014 15 से 29 वर्ष की आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नई नीति बनाई, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। साथ ही साथ इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना तथा विभिन्न कौशलों को उनके भूभाग के जो विभाग केंद्र है उनके साथ जोड़ना है। ऊपर की गई विवेचना से प्रतीत होता है कि देश में दिक्क और काल के संदर्भ में जनसंख्या की वृद्धि दर में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। तो जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है। फिर भी जनसंख्या की वृद्धि प्रतिरूपों की बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या के सामाजिक संगठन की पड़ताल करें। जनसंख्या संगठन क्या है? जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक स्पष्ट क्षेत्र है, जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जाति लक्षण, जनजाति, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषता आदि का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या संगठन में हम किसका अध्ययन करते हैं? आयु व लिंग का विश्लेषण करते हैं, निवास स्थान का, मानव जाति लक्षण, जनजाति, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन करते हैं। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाएगी। ग्रामीण नगरीय संगठन देखिए, अपने अपने निवास स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण शीर्षक है। जब देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गाँव में रहता हो, तब ये और भी सार्थक है। क्या आप जानते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव हैं, जिनमें से 5,97,608 गाँव बसे हुए हैं। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गांव में बसता है। दूसरी ओर दादरा और नगर हवेली को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। गांव का आकार भी काफ़ी हद तक भिन्न है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण केरल में यह 200 व्यक्तियों से कम और केरल और महाराष्ट्र के भागों में 17,000 व्यक्तियों तक पाया जाता है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप का संपूर्ण परीक्षण उजागर करता है कि अंतर राज्य और अंतर राज्य दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षिक परिणाम और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के मानदंड को नियंत्रित करते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात काफ़ी निम्न है, किंतु पिछले दशकों में ये वृद्धि की बहुत तीव्र दर को दर्शा रहा है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर समृद्ध आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ी है। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में भिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर भी देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों के तथा प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफ़ी बढ़ी है। ये सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करता है। उत्तरी भारत के मैदानों में मुख्य सड़कों के मिलन बिंदुओं और रेल मार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्रों कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूरू, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास को स्पष्ट है। कृषि की दृष्टि से प्रगतिरुद्ध मध्य और निम्न गंगा के मैदानों, तेलंगाना में सिंचित पश्चिम राजस्थान, उत्तर पूर्व के दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्रों
देश के पूर्वी भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न रहा है, यानी नगरीकरण कम हुआ है। भाषाई संगठन। भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। यहाँ भाषाओं में भिन्नता पाई जाती है। हर 20-30 किलोमीटर पर बोली का लहजा बदल जाता है। ग्रेसन के अनुसार भारत की भाषाई सर्वेक्षण 1903-1928 देश में 179 भाषाएं और 544 से लगभग बोलियां हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित है और अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित है। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। लघुत्तम भाषा वर्ग संस्कृत और मणिपुरी बोलने वालों के हैं। ये देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है, बल्कि उनका अपने अपने सीमांत क्षेत्रों के प्रमुख विलय और आधारों पर हो जाता है। भाषाई वर्गीकरण। प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं, जिनके उप परिवार, शाखाएं और वर्ग हैं। यहाँ पर देखिए तालिका में 4 प्रमुख भाषाई वर्ग हैं। ये है आस्तिक, द्रविड़, सिन्धी तिब्बती और भारतीय यूरोप। 1.38% आस्तिक, 20% द्रविड़, सिन्धी तिब्बती 0.85% और भारतीय यूरोपीय 73% लोग भाषा को बोलते हैं, इंडो आर्यन कहते हैं जिसको। इसके उप परिवार है आस्तिक का आस्ट्रो एशियाई, आस्ट्रो नेशियन, सिन्धी तिब्बती का तिब्बती म्यांमारी और सियामी चीनी, भारतीय यूरोपीय, इंडो आर्यन। इसके बाद आता है धार्मिक संगठन। धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्याप्त होता है। ये महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठन का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाए। देश में धार्मिक समुदायों का स्थानिक वितरण दर्शाता है कि कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक ही धर्म की हिंदू अनेक राज्यों में प्रमुख समूह के रूप में वितरित है। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल के कुछ जिलों तथा उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, दिल्ली व उसके आसपास और लक्षद्वीप में शामिल हैं। ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। मुख्य साधन पश्चिमी तट के साथ गोवा एवं केरल और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के पहाड़ी राज्य, छोटा नागपुर क्षेत्र और मणिपुर की पहाड़ियों में देखा जाता है। अधिकांश सिख देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में केंद्रित है। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में केंद्रित है। जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात और महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में केंद्रित है। बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति है। भारत के अन्य धर्मों में जरतुश जनजातीय एवं अन्य देशज निष्ठाएं और विश्वास सम्मिलित हैं। ये समूह छोटे समूहों में इसमें केंद्रित हैं और